मार्क कार्नी जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्यूसडे के दिन यहाँ पर एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने एक विजन दिया था दुनिया का कि मिडिल पावर्स जो हैं, जो उसमें अमेरिका को उन्होंने नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि कनाडा की तरह की जो मिडिल पावर्स हैं उनको क्या करना होगा। और ये वो विजन है जिसका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था, जिसमें मार्क कार्नी ने कहा था कि यूरोप जो है वो इनोवेटिव आइडियाज दे सकता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे सकता है, चीन और हिंदुस्तान जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन और मैन्युफैक्चरिंग दे सकते हैं, और ब्राजील जो है वो ग्रीन एनर्जी और ग्रीन सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अब उन्होंने ये भी उसमें कहा था कि अगर हम टेबल की सीट पे नहीं होंगे तो फिर हम टेबल का जो मेन्यू है खाने वाला हम उसमें होंगे नहीं, हमें खाया जाएगा अगर हम सीट के ऊपर नहीं होंगे। ये उनका विजन था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को बड़ा सख्त का जवाब दिया और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि कनाडा जो है वो तो एग्जिस्ट ही करता है बिकॉज ऑफ अमेरिका, तुम कौन होते हैं हमें बात करने वाले। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त से जो कुछ हुआ है स्विट्जरलैंड में। फिर उसका जवाब दिया थर्सडे को मार्क कार्नी ने, और उन्होंने कहा कि कनाडा एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ कैनेडियंस। असल मामला क्या है, क्यों ये हुआ है सारा कुछ? ये इसलिए हुआ है कि जब शुरू में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था मार्क कार्नी ने, ये सारी दुनिया को नहीं पता। अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो वहां से आपको नहीं पता चलेगा। ये मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी इसकी पढ़ी है, उसमें से पता चला कि मार्क कार्नी जो है उन्होंने शुरू में जब इंटरेस्ट शो किया कैनेडियंस ने, जब उनको ये पता उनका हम ज्वाइन करेंगे पीस बोर्ड, जब उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेजर परमानेंट मेंबर्स होंगे पीस बोर्ड के, उनको $1 बिलियन या उससे ज्यादा की कंट्रीब्यूशन करनी होगी पीस बोर्ड में, और ये पीस बोर्ड बाद में भी कंटिन्यू करेगा और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना होने के बाद भी इसमें कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जब इसको गौर किया गया कि इसमें अमेरिका के सदर के पास वीटो पावर है, किसी और का रोल नहीं है, इसको कंट्रास्ट कर लें यूएन के साथ, तो कैनेडियंस चुप हो चुके थे। कैनेडियंस और ऑलरेडी डिसइंटरेस्टेड। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी हुज्जत तमाम की, उन्होंने दुनिया को दिखाया मैंने निकाल दिया। असल में कैनेडियंस जो है वो डिसइंटरेस्टेड थे और वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। नेट इफेक्ट क्या निकला है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक मोमेंट ऑफ डेक्लाइन जो है, उसकी जो जवाल का मोमेंट है, वो बड़ा खुल के यहाँ पे उजागर हो गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। यूनाइटेड स्टेट्स की पावर दुनिया पे इमर्ज किया उसने 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में। वो डॉन था, उससे पहले भी अमेरिका बड़ी ताकत थी, लेकिन 1945 के बाद उसने एक मेजर ग्लोबल पावर की शक्ल में इमर्ज किया। उस वक्त दुनिया का जो कलेक्टिव कंबाइंड जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो अमेरिका में था। उसकी वो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री भी था, वो मेजर इंपोर्टिंग कंट्री भी था। और उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट था अमेरिका का, वो 50% से खासा ज्यादा था, 60%, 50-60% के दरमियान था। ना सिर्फ ये, बल्कि अमेरिका के जो गोल्ड रिजर्व्स थे, वो कहते हैं कि 66% से 80% तक दुनिया का जो गोल्ड था, वो सोना जो था अमेरिका के पास। अभी क्या सूरत हाल है 2026 में? अभी सूरत हाल है कि नॉमिनल वैल्यूज पे अगर आप जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो शेयर है ग्लोबल जीडीपी का, वो 26-27%। लेकिन अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर चले जाएं तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो टोटल शेयर है ग्लोबल जीडीपी का, वो सिर्फ 15 से 17% के दरमियान में रहता है। और परचेसिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त चीन की है, और जो उनकी प्रोडक्शन है, जो फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल है, उसमें वो नंबर 1 पे है। अमेरिका दोनों जगहों पे नंबर 2 है। ये वो क्राइसिस है जिसे डोनाल्ड ट्रंप और मेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बदलना चाहते हैं। वो रिन्यू करना चाहते हैं अमेरिकन पावर को, वो उस ओरिजिन के ऊपर वापस जाना चाहते हैं जो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था 1945 में। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों में जो कुछ हुआ है डावोस में, स्विट्जरलैंड में, उसमें इस विजन को, इस ख्वाब को बड़ा सीरियस सेटबैक मिला है। जितनी बुरी तरह से अमेरिका अपने इत्तेहादियों से आइसोलेट हुआ है इस पीस बोर्ड्स के चक्कर में, वो खुदा की पनाह है। मतलब ये पिछले 80 साल में इतना बड़ा रिवर्सल जो है अमेरिकन पावर को हुआ नहीं किसी ग्लोबल फोरम पे। अब मैं आपको एग्जांपल एक दे के बात खत्म कर देता हूं कि औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने बहुत सुना है, जो आखिरी बड़े मुगल बादशाह या एम्परर थे हिंदुस्तान के। और ज़हन में रखिए कि हिंदुस्तान जो है, और ये 17वीं सदी उनका टाइम पीरियड था, 50 बरस, और 1707 में उनकी रहलत हुई। और हिंदुस्तान जो था वो भी एक बड़े सगीर था। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं था खाली, एक बड़े सगीर था जिसके अंदर बहुत सी किंगडम्स एग्जिस्ट करती थी। औरंगजेब आलमगीर जो हैं, उनके टाइम पीरियड में 17वीं सदी के दूसरे हिस्से में राइज ऑफ द रेस्ट, जो फरीद जकरिया ने किताब लिखी थी अमेरिका के हवाले से, दुनिया के हवाले से, हिंदुस्तान की उस पूरी की पूरी जो दुनिया थी उसके अंदर भी साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में राइज ऑफ द रेस्ट हो रहा था। कहीं मराठा थे, कहीं दक्कन की रिपब्लिक थी। औरंगजेब जो हैं, उनको ये मोमेंट समझ ही नहीं आया कि जो राइज ऑफ द रेस्ट है उनके साथ एकोमोडेशन करनी होगी
اور مغلیہ سلطنت کو اگر آگے کنٹینیو کرنا ہے یا ہندوستان کا جو فیوچر ہے ہمارا، تو اس میں ہمیں ٹرانزیشنل مومنٹ آ گیا، اس لیے کہ وہ ڈسکنیکٹڈ تھے دنیا کی ریالٹی سے. مغلوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، کسی اور جگہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اور وہ اس مومنٹ آف ٹرانزیشن کے اندر جو نیسیسری ڈیسیژن میکنگ کرنی تھی وہ اورنگزیب نہ کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1707 میں جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو 10 سال کے اندر اندر دلی کے اوپر مرٹھوں کو فتح ہو گئی، وہ داخل ہو گئے، انہوں نے فتح کر لیا دلی اور مغلیہ حکومت. اس کے بعد ریسٹ آف دا ہسٹری وہ ختم ہو گئی. امریکہ کا بھی جو مومنٹ آف ڈیکلائن یہاں پہ بہت سیریس طریقے سے ویزیبل ہو گیا ہے. اب انلیس کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن ایسی آتی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو انگیج کر سکے اور اپنی جو سارا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو دوبارہ بلڈ اپ کر سکے. ادروائز یہ بہت خطرناک مومنٹ ہوا ہے امریکہ کے لیے. اب اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے.